आयुर्वेद वीडियो क्रमांक 17 17 घी के गुण। श्लोक बोल सो, बोलो। समादो समाग्निश्च धातु मलक्रियः इंद्रिया मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। घी के गुण। क्षतक्षीण परिसर्प शस्त्राग्निग्लपितात्मनाम् वातपित्त विषोन्माद शोषालक्ष्मीज्वरापहम्। घी के गुण क्या है? क्षत माने गुजराती में उसको चांदू कहते हैं। वो ये कहीं हो गया हो, मुंह छाले पड़ जाते हैं मुंह में, ऐसे किसी किसी को आंत में भी छाले पड़ जाते हैं, तो उसको ठीक करना बहुत कठिन है। वो घी से होता है। उसके बाद क्षीण, उससे जो भी व्यक्ति क्षीण हो जाता है। यदि आंत में छाले पड़ जाते हैं तो व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, क्योंकि फिर खाना खा नहीं सकते, खाते हैं तो फिर पचता नहीं है, तो फिर जब खाना ही नहीं खाएंगे तो शरीर में रस रक्त मांस मेद कुछ बनेगा नहीं, तो वो क्षीण हो जाता है। उनके लिए घी लाभकारक है, क्षत क्षीण। उसे उसके बाद शस्त्र का कोई घाव हुआ है। पुराने काल में जब युद्ध में जाते थे तो किसी को तलवार लग गई, भाला लग गया, तो उसका जो घाव हो जाता है उसमें भी घी बहुत लाभ करता है। अग्नि से कोई जल गया है उसके लिए। फिर ज्वरापहम, जिसको बुखार आ गया है। उसके बाद वात पित्त, वात दोष में और पित्त दोष में दोनों में घी लाभ करता है। विष, किसी को जहर खाने में आ गया हो उसके लिए। फिर उन्माद माने जो पागलपन का दौरा पड़ता है, पागल हो जाते हैं लोग, देखें पागल, उसको घी पिलाना चाहिए। फिर शोष, उसके बाद ये तो हो गया। इतने रोगों में घी जो लाभदायक है। घी उसके लिए कहा गया है घृतर वही आयु, सबसे बढ़िया घी है। लेकिन आजकल डॉक्टर घी खाने को मना कर देते हैं। क्यों? घी खाने से क्या होता है ऐसा बोलते हैं? हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये लोग जो होते हैं ना पैसे वाले, वो लोग पैसे होने के बावजूद घी खा नहीं सकते। और जो लोग घी पचाने की हिम्मत शक्ति रखते हैं उनके पास घी खाने के पैसे नहीं होते। और जिसके पास घी खाने के पैसे भी हैं, घी खाने की हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन उनको घी मिलता नहीं है, क्योंकि भारत में अब घी है ही नहीं। क्योंकि घी के लिए दूध चाहिए, तो दूध गाय के बिना मिलता नहीं, और गाय है नहीं। हर जगह पे इंग्लिश गाय है। भारत में, पूरे भारत में गुजरात और राजस्थान दो ही स्टेट ऐसे हैं इसमें देसी गाय संख्या में ज्यादा मिलती हैं। अपने यहाँ से तो रोज 50 गाय जाती है, अपने घर पे 2 रखी है। बाकी कई गांव ऐसे हैं ये देसी गाय है। हाँ, ये देसी गाय। तो भारत में अब इतना मुश्किल कठिन परिस्थिति आ गई है कि गाय का दूध घी सब मिलता ही नहीं।
श्री सुक्तम में गाय को लक्ष्मी कहा गया है। पुराने काल में जब दान में देते थे तो गाय ही दान में देते थे। जनक राजा थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया। वहां उन्होंने 1,00,000 गायें रखी और फिर ऐसा वहां पर सभा में कहा गया कि जिसको जो ज्ञानी है वो 1,00,000 गायें लेके जाएगा। ये जो 1,00,000 गायें रखी है वो कौन लेके जाएगा? ज्ञानी। अब इसको अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहते हैं। पानी कहाँ से आया? अच्छा, वहीं से आया। पैराडॉक्स इंग्लिश में कहते हैं, माने ऐसा प्रश्न जिसका कोई उत्तर ही नहीं मिलता। जैसे मुर्गी पहली या अंडा पहला? मुर्गी बोलेंगे तो बोलेंगे कि बिना अंडा के मुर्गी कहाँ से आई? हाँ, तो फिर बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आया? नहीं, वो तो है, सही बात है, भगवान ने बनाया ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बिना भगवान के यदि उसका उत्तर खोजने जाएंगे आप तो मिल सकेगा? हाँ, इस ऐसे जो प्रश्न है तो उसको पैराडॉक्स कहते हैं, उसके उत्तर मिलते नहीं। तो कौन सा पैराडॉक्स देख रहे थे हम अभी? किस? 1,00,000 गाय। हाँ, जो वो पैराडॉक्स हो गया। जो ये 1,00,000 गाय कौन ले जाएगा? जो ज्ञानी है वो। अच्छा, लेकिन कोई यदि अपने आप को ज्ञानी कहेगा तो वही अज्ञानी है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि ज्ञान की पहली पंक्ति कौन सी है? शिव जी ज्ञान के देवता है, विष्णु भक्ति के देवता है। योगेश्वर के नीचे जो 9 पंक्ति है वो कौन सी है? विष्णु स्मरणम पादसे ये भक्ति की पंक्ति। शिव जी के नीचे जो 9 पंक्ति है वो ज्ञान की पंक्ति है। उसमें पहली है शुभेच्छाख्या। शुभेच्छाख्या का अर्थ क्या है? इसको हटा दो, इसको ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो इसको, और खींच लो, बस। इसका अर्थ है मैं जानता नहीं हूं। शुभेच्छा के अर्थ, जो ये कहता है कि मैं जानता हूं तो वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं नहीं जानता। जो ये कह देगा कि मैं जानता हूं तो फिर वो वहां ही उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसके लिए एक जोक में प्रायः कहता हूं, जो ये कहता है, जो ये दावा करता है कि मैं जानता हूं, वो कुछ जान भी नहीं सकता। जो कह देगा मैं जानता हूं तो वो क्या जान सकेगा? सोक्रेटिस नाम का एक व्यक्ति हो गया, नाम सुना है? कहाँ, किस देश में हो गया? ग्रीस में हो गया। ग्रीस वो ज्ञान का देश था, पश्चिम में, यूरोप में। उस समय वहां लोग बहुत ज्ञान की साधना करते थे। तो उसने कहा, आई नो दैट आई नो नथिंग। अंग्रेजी में मैं ये बोलता हूँ, इसका अर्थ क्या है? कौन कह सकेगा इसका अर्थ क्या हो सकता है? आई नो दैट आई नो नथिंग। आई नो दैट, मैं ये जानता हूं। आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ, समझ में आ गया? हाँ। न्यूटन एक बार समंदर किनारे टहल रहा था। तो न्यूटन तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था।
उसको किसी ने कहा कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो फिर वो न्यूटन नीचे झुके, समंदर की रेत से एक रेत का कण उठाया और उन्होंने बोला कि ज्ञान जो है वो पूरी पृथ्वी पर जो समंदर है उसके किनारे पर जितनी रेत मिट्टी है उतना है ज्ञान, और उसमें से मैं बस इतना भर जान पाया हूँ। समझ में आया? ज्ञान तो कितना विशाल है, उसमें न्यूटन तो बहुत ज्ञानी था, फिर भी उसने कहा कि मैं मात्र एक कण जितना ही जान पाया। और हम तो थोड़ा बहुत जान लेते तो हम तो ऐसे चलते हैं हवा में। तो ज्ञान तो पैराडॉक्स हो गया। उसने 1,00,000 गायें रख दी और बोला कि जो ज्ञानी हो ले जाएगा, तो कौन खड़ा होगा? क्योंकि जो खड़ा होगा और वो जो दावा करेगा मैं ज्ञानी हूं, तो उसने तो ज्ञान की पहली जो पंक्ति है कौन सी? हाँ, क्या अर्थ होता है उसका? मैंने कुछ नहीं जानता, उसी का भंग कर दिया, तो वो ज्ञानी कहां से हो गया? तो फिर जनक राजा ने बोला कि आप खड़े हो गए। याज्ञवल्क्य ने खड़े होकर उसके जो शिष्य थे उनको बोला कि ये गायें लेके जाओ। तो जनक ने पूछा कि आप ज्ञानी हैं क्या? तो बोल तो नहीं सकते कि मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानी बोल देंगे तो वो अज्ञानी ठहर गए। तो उन्होंने बोला कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं ज्ञानी हूं मैं नहीं जानता, तो फिर आप गाय क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मुझे गाय की आवश्यकता है, इसलिए मैं गाय ले जा रहा हूँ। मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट यह बोल दिया कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बोला कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञानी नहीं हूँ ऐसा भी नहीं बोला, और गाय भी ले गए। ये तो एक मतलब होनी चाहिए ना ऐसी एक, उसको बोलते हैं टैक्ट, बात करने की ऐसी एक पद्धति होनी चाहिए। समझो कि एक ऋषि थे, तो उनको विवाह करना था, तो उनके जो है पिताजी एक लड़की के पिता थे, तो अपनी लड़की को लेके उस ऋषि के पास आए कि मेरी बेटी का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ। तो वो लड़की और उसके पिताजी दोनों, वो भी जो लड़की के पिता थे वो भी ऋषि थे, तो वो आए। तो वो जो लड़का था जो ऋषि था, तो उसने क्या किया, हम क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, बिछाने के लिए जो आसन, आसन, तो वो 3 आसन लेकर आए। तो एक आसन अपने लिए बिछाया, दूसरा वो जो ऋषि आए थे उनके लिए, और तीसरा जो लड़की भी आई थी साथ में। ऐसा नहीं कि अभी लड़कियां सब लड़के को देखने जाती हैं, पहले भी ऐसे जाती थी। तो बीच में ऐसा काल आ गया था कि वो देखने वेखने जाते नहीं थे, यहाँ जो माँ बाप करते वो फाइनल। पुराने काल में तो स्वयंवर होता था, जानते हैं ना, सीता का फिर द्रौपदी का, ऐसे स्वयंवर होते थे। तो 3 आसन लगाए, एक पर स्वयं बैठ गए वो ऋषि, एक पर जो लड़की के पिता दूसरे ऋषि आए थे वो बैठे, और तीसरा जो आसन था वो किसके लिए था? हाँ, तो लड़की के सामने थोड़ी समस्या आ गई। एक जो अपने से बड़े हैं उनके साथ एक ही स्तर पर नहीं बैठ सकते, तो उनसे बड़े तो 2 व्यक्ति थे, एक तो उनके पिताजी थे, वो भी उनसे बड़े हैं, और उन दूसरे उनके होने वाले पति, तो उनके साथ एक आसन पर कैसे बैठ सकते? तो आसन पर नहीं बैठी। आसन पर नहीं बैठेगी तो जिसने वो आसन बिछाया है उसका भी अपमान होगा। तो उसने क्या किया, आसन के बगल में बैठी और अपना हाथ है वो आसन के ऊपर रख दिया, जिससे आसन बिछाने वाले का अपमान भी ना हो और दूसरों के साथ एक आसन पर बैठने की धृष्टता वो भी ना हो। इतनी बुद्धि उसने चलाई। ऐसा मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो जो ऋषि थे
उन्होंने उस लड़की को किस बात से फिर पसंद कर लिया? ये जो उसकी बुद्धि थी उसी से उसने पसंद कर लिया कि नहीं ये लड़की बुद्धिशाली इति।